स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के माइंड मैप। कोई भी आप एरिया लोगे छोटा सा तो आप पाओगे कि फोर्स उसके परपेंडिकुलरली लग रहा है। मटेरियल जितना इलास्टिक होगा उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी उतनी ही ज्यादा होगी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के सबसे कम, फिर लिक्विड, फिर गैस। कंप्रेसिबिलिटी कौन कितना कंप्रेस किया जा सकता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। बेटा अभी मैंने तेरे को बताया था कि ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब? बेटा स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के माइंड मैप में। अच्छा बेटा, इस चैप्टर को ना हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं क्योंकि वर्ड इस चैप्टर में इतनी बार यूज होता है इलास्टिसिटी कि हम कभी कभी इस चैप्टर को इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। अच्छा, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बेटा ये, पूरी 11th 12th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, और ये मान के चलो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर भी है। मतलब ये सब कुछ है, ये इजीएस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इस पे सवाल ना, मैं आपको बात बताऊं तो 2024 में भी सवाल आया, 2023 में भी सवाल आया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इस पे से कायदे से ना हर साल सवाल बनने चाहिए, लेकिन सिर्फ 9 या 10 ही सवाल आज तक आए हैं। एग्जैक्ट काउंट ऊपर +-1 हो सकता है, लेकिन 9-10 सवाल इसमें आए हैं 37 ईयर्स वाली आप किताब में अगर देखेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको पढ़ने में भी कम समय लगता है, पढ़ाने में भी कम समय लगता है, और रिवाइज करने में भी कम समय लगेगा। चलो आओ देखते हैं, फिर इंतजार किस बात का है। देखें भाई, इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी किसी, अच्छा इलास्टिक वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि भाई वो इलास्टिक वाला नाड़े वाला पजामा है, इलास्टिक वाला पजामा उसको खींच रहे हैं। इलास्टिक के नाम से हमको यही समझ में आता है ना, इलास्टिक मतलब कितना खींच रहा है, यही आता है ना हमारे दिमाग में। लेकिन जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी का शेप और साइज चेंज करने की इच्छा रखता हो। तो बॉडी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जब उस पे लगेगा तो बॉडी रेजिस्ट करेगी, ये बॉडी की टेंडेंसी है। और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो दो चीजें, जब आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी रेजिस्ट करेगी। दूसरा, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाने की कोशिश करेगी। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो प्लीज अब अपने दिमाग से वो हटा देना कि कोई खिंचने वाली चीज है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है जब बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वो आप हटा दोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करने की कोशिश करेगी। उसी टेंडेंसी, उसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसका जस्ट उल्टा प्लास्टिसिटी, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी। इनेबिलिटी मतलब बॉडी अगर शेप और साइज रीगेन नहीं कर पा रही है, इस तरीके की उसकी टेंडेंसी है। Inability of body to regain its original shape and size on removal of external deforming force is known as plasticity। ठीक है, ठीक है सर, इलास्टिसिटी भी आ गया और उसका जस्ट अपोजिट प्लास्टिसिटी। ये है टेंडेंसी टू रीगेन एंड दिस इज टेंडेंसी टू नॉट रीगेन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती होंगी? जैसे क्वार्ट्ज, एक मटेरियल है क्वार्ट्ज, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो 100% अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर ले। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होती होगी? जो 100% अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन ना करे, यानी इतना सा भी रीगेन ना करे। परफेक्टली इलास्टिक जो 100% 100% कंप्लीटली क्या कर ले, अपनी शेप एंड साइज रीगेन कर ले डिफॉर्मिंग फोर्सेस के हटाने पे। एग्जांपल है क्वार्ट्ज, है ना। लेकिन परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी वो होगी जो बिल्कुल भी आपने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, वो बॉडी अपना बिल्कुल भी, कौन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, वो बिल्कुल भी अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगी। उसका एग्जांपल क्या होगा? पुट्टी, पुट्टी होती है ना, हाँ सर, क्ले पुट्टी, वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल हो गया। ठीक है सर, ये तो हुई डेफिनेशन की बात, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। अब अपन चर्चा करते हैं बेटा स्ट्रेस की। किसकी सर? वही स्ट्रेस है क्या जो हमको बिल्कुल भी नहीं है? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, ये वो स्ट्रेस नहीं, ये अलग है। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। 3 प्रकार के स्ट्रेस देखेंगे, 3 प्रकार के स्ट्रेन देखेंगे, और 3 ही प्रकार के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे। क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहां पे आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, मैं आपको एक सेकेंड, अपने पास हिसाब किताब है पूरा। जैसे मान लो ये रॉड है, इस रॉड पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो इसकी लेंथ के अलोंग, जैसे मैं इसको दबा रहा हूं या खींच रहा हूं, यानी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं इसके लेंथ के अलोंग। तो यहां पे ये जो रॉड है या बॉडी है, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ना, ये इसके लेंथ के अलोंग लग रहा है।
या तो ये इसकी लेंथ को बढ़ा देगा या इसकी लेंथ को घटा देगा। तो क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं, है ना, ऐसे लिख देता हूं कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स अलोंग द लेंथ, ऐसे लिख देता हूं। इन दिस केस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स अलोंग द लेंथ। ठीक है सर, डिफॉर्मिंग फोर्स, हाँ ऑब्वियसली ये लेंथ को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स सिंपल एक्ट्स अलोंग द लेंथ, एक्ट्स अलोंग द लेंथ। जैसे यहां पे इसको खींच रहा है तो इसकी लेंथ बढ़ाएगा। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल थी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, तो इसने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया डेल्टा एल से। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इसकी लेंथ के अलोंग एक्ट करता है। मैं एक चीज और बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ना बेटा, वो दो प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सिग्मा, खैर हर स्ट्रेस को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ए ठीक है, अब देखेंगे दो प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। पढ़ा है हमने सर क्लास में, बिल्कुल, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम से समझ में आ रहा है, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेशन हो रहा है, यानी मैं आपको बता रहा हूं, तो मान लो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, वो आप लेंथ के लॉन्ग लगा रहे हो, कैसे, इसको कंप्रेस करते हुए, इसको दबाते हुए, इसको दबाते हुए, कंप्रेस करते हुए। जैसे पिलर्स वगैरह होते हैं ना बिल्डिंग के, हाँ सर, बिल्डिंग के पिलर्स वगैरह क्या होते हैं, वो लोड लेते हैं, बिल्कुल सर, लोड लेते हैं, बिल्कुल सर, है ना, इस प्रकार से। जैसे मान लो ये छत हो गई और ये जमीन हो गई, हाँ सर, हाँ सर, तो जो, एक सेकेंड, तो जो पिलर्स होते हैं इस प्रकार से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, वो कैसा स्ट्रेस झेल रहे हैं, क्योंकि ऊपर और भी बिल्डिंग बड़ी बनी हुई है, तो ऊपर का वजन उन पे आ रहा है, तो दब रहे। जैसे मान लो बिल्डिंग का पिलर है तो दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लेंथ के अलोंग ही लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स उसके लेंथ के अलोंग ही लग रहा है बेटा, है ना, लेकिन कैसे लग रहा है, उसको दबाता हुआ। और टेंसाइल मतलब इसको यहां पे तो क्या कर रहा है, कंप्रेसिव दबा रहा है, कंप्रेसिव दबा रहा है, और टेंसाइल में क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए कि मान लीजिए आपने कोई मास हैंग कर दिया किसी वायर से, तो अब ये वायर पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है इस हैंगिंग मास की वजह से, वो कैसे लग रहा है, अलोंग द लेंथ, और खींचता हुआ, खींचता हुआ, खींचता हुआ अलोंग द लेंथ। ये हो गया कंप्रेसिव दबाना, ये हो गया खींचना, है ना। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस, कैसे कैसे इस पे स्ट्रेस लग रहा है बेटा, सर टेंसाइल स्ट्रेस, खिंचाव, कैसा, टेंसाइल स्ट्रेस, खिंचाव। ठीक है, तो ये हो गया खिंचाव, ये हो गया दबाव। दो प्रकार का होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है सर, डन हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एक सेकेंड, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से पहले अपन शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तीन प्रकार का, जैसा मैंने कि आपको बताया, तीन प्रकार का स्ट्रेस। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसमें भी दो सब टाइप हो गए, टेंसाइल और कंप्रेसिव। उसके बाद आता है शियरिंग स्ट्रेस। एक काम करते हैं, शियरिंग स्ट्रेस के लिए अपन इस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, पर मान लो कि रिजिड बॉडी है, और इस पे अपन क्या कर रहे हैं, इसका शेप एंड साइज चेंज करें, इस प्रकार से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। कैसे, आप देखना, तो थोड़ा सा ऊपर का जो फेस है, ऊपर का जो फेस है वो नीचे वाले फेस के मुकाबले थोड़ा सा खिसक सा गया, हाँ सर, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाया, तो ऊपर का फेस, मान लो ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, ऊपर का फेस नीचे वाले फेस के रिस्पेक्ट में कितना खिसक गया, डेल्टा एक्स। दोनों फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज एल। ऊपर वाला फेस कितना खिसक गया, डेल्टा एक्स। कितना एंगल बन रहा है ये, थीटा, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो शियरिंग स्ट्रेस या शियर, एक सेकेंड ठीक कर देता हूं, शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस भी आप इसको बोल सकते हो। मैं इसको शियर स्ट्रेस बोल देता हूं, अभी इसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शियर स्ट्रेस कॉजेज चेंज इन शेप, शेप में बदलाव आ रहा है, एक सेकेंड अभी ठीक करके देता हूं। शियर स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, टेंजेंशियल फोर्स जो आप लगा रहे हो, किसी एक फेस के टेंजेंशियल जो फोर्स लगा रहे हो, डिवाइडेड बाय एरिया किसका, इस वाले फेस का ही एरिया, इस वाले फेस का एरिया, जिस फेस पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो उसी फेस का एरिया, उसी फेस का एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, जैसे मान लो इस प्रकार से, हाँ सर समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है ना, उसी फेस का एरिया हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स हो गया। एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं, कभी कभी मैं साइड में हटना भूल जाता हूं, आज के लेक्चर में पक्का याद रखूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलते हैं आगे, है ना, काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, हाँ सर, स्पेशली जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं।
अगला आएगा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद हो गया शियर स्ट्रेस, उसके बाद आ गया वॉल्यूम स्ट्रेस। प्रेशर के बराबर ही है, सेम एज प्रेशर। कॉजेस चेंज इन वॉल्यूम। जैसे स्माइली बॉल होता है ना यार, मान लो ये स्माइली बॉल है, उसको आपने हाथ में पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। ये सर, तो आपने चारों दिशाओं से क्या लगा दिया बेटा, चारों दिशाओं से फोर्स लगा दिया, कंप्रेसिव फोर्स। तो उसकी वॉल्यूम पहले मान लो V थी, अब उसकी वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ गया dV, छोटा सा डिक्रीमेंट, तो उसकी वॉल्यूम हो गई V माइनस dV, V माइनस dV। हाँ सर ठीक है। तो सेम एज प्रेशर कॉजेज चेंज इन वॉल्यूम, है ना, ठीक है सर। तो हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, कॉजेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप एक चीज देखोगे कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है, आप कोई भी हिस्सा देख लो एरिया का, कोई भी हिस्सा देख लो एरिया का, तो जो फोर्स है, कोई भी आप एरिया लोगे छोटा सा, तो जो फोर्स है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स है, कोई छोटा सा एरिया आप यूनिट एरिया ले लो, छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लो, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो ये उस एरिया के परपेंडिकुलर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, इट इज सेम एज प्रेशर। हियर एफ इज नॉर्मल फोर्स, जिसको थ्रस्ट भी बोला जाता है। नॉर्मल फोर्स मैंने बोला ना, कोई भी आप एरिया लोगे छोटा सा तो आप पाओगे कि फोर्स उसके परपेंडिकुलरली लग रहा है। अब हुक्स लॉ, एक सेकेंड, मैं स्ट्रेस के बाद पहले आपको ना स्ट्रेन बता देता हूं, फिर हम हुक्स लॉ पे आते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ में स्ट्रेन भी यूज होता है। तो मैं आपको यहां पे स्ट्रेन लिखा हुआ, स्ट्रेन बता देता हूं। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको याद होगा सर, हमने यूनिट डायमेंशन का माइंड मैप पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है कि स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो प्रेशर के जैसा है, फोर्स अपॉन एरिया, ml -1 t -2। यस और नो, हाँ सर बिल्कुल सर। तो स्ट्रेस का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और सर ये डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ सर बिल्कुल डायमेंशनलेस। और सर आपने की पॉइंट भी बताया था, हमने माइंड मैप देखा है यूनिट डायमेंशन का, उसमें आपने बताया था टाइम की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन टाइम के बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर, एनर्जी डायमेंशनलेस। याद है, नहीं देखा है तो जरूर से देखना, वो बहुत हेल्पफुल है ना। स्ट्रेन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, जितने प्रकार के स्ट्रेस उतने प्रकार के स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस या शियर बोल सकते हो, शियरिंग भी ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, वहां पे लंबाई चेंज हो रही है। यस सर, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कोई भी स्ट्रेन हो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी लेटेस्ट देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो गया, फाई डेल्टा एक्स बाय एल। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो टेन थीटा कितना हो गया, ये थीटा बहुत छोटा है बेटा, ये थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स बेस हो गया एल, परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स बेस हो गया एल। हाँ सर, टेन थीटा या फाई बोल लो, इसको मैं फाई बोल देता हूं, इसको फाई बोल देता हूं, है ना। क्या बोल दिया मैंने, इसको फाई बोल दिया। तो टेन फाई, फाई के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एक्स बाई एल, वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है सर, ओके। अब देखना यहां पे लिखा है हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। अब आप बोलोगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए यहां पे लिख देता हूं अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। एक सेकेंड, यहां पे मैं लिख देता हूं अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है वो आप आगे देखोगे जब मैं आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बताऊंगा। अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्या कि अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो आएगा इलास्टिसिटी मॉड्यूलस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नीचे आएगा यानी स्ट्रेन नीचे आएगा, और इसको हम बोलते हैं जो मैंने पीछे लिखा हुआ है अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी पीछे जाके देखते हैं। स्ट्रेन नीचे आ गया, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, कैपिटल ई के बराबर होता है। कैपिटल ई क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी तीन प्रकार के स्ट्रेस हो गए, तीन प्रकार के स्ट्रेन हो गए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तीन प्रकार के आगे चल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी देखें, जो कि हम देखेंगे। हुक्स लॉ क्या है, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आप देखो कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम में अगर बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है।
हाँ सर, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। और इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा सर, स्लोप बराबर टेन थीटा। सर ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पेपर में पूछ सकता है कि यार स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम दे दिया, थीटा दे दिया, बोलेगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बताओ, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y बाय एक्स टेन थीटा, आपको आंसर दे देगा। टेन थीटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अरे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वो भी अपन आके देखेंगे, ठीक है। फॉर रिजिड बॉडी, बेसिकली जैसे इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, हर इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, वैसे ही अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग केसेस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस में, कि एक केस डिफॉर्मिंग फोर्स आप ले लो अलोंग द लेंथ, एक केस लो डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली, एक केस ले लो ऐसे चारों दिशाओं से लग रहा है, तो कौन सा मटेरियल अलग अलग केसेस में कैसे बिहेव करता है वो कौन बताता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए कि हाउ अ मटेरियल विल रिएक्ट अपॉन द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस केसेस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। यस सर, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब उस पर अलग अलग प्रकार से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, वो कौन बताता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। रिजिड बॉडी के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है, रिजिड बॉडी के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, सर गलती से हमने ये स्टेटमेंट अपने घर वालों के सामने बोल दिया, तुम्हारे घर वालों का हमसे भरोसा उठ जाएगा सर, वो बोलेंगे पैसा बर्बाद है भाई, क्या पढ़ा रहे तुमको, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इलास्टिक का मतलब अब वो नहीं है नाड़े वाला पजामा आप खींच रहे हो, नहीं भैया, इलास्टिक का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल, ठीक है ना भाई। तो क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का रबर से ज्यादा होता है, तो मैं लिख भी दूंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, यानी मटेरियल ज्यादा इलास्टिक, मटेरियल जितना इलास्टिक होगा उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्योंकि स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस आगे आएगा, वो रबर से ज्यादा होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसका मतलब ये नहीं कि स्टील आराम से खिंच जाएगा, ये मतलब नहीं। स्टील इज मोर इलास्टिक का मतलब स्टील has better tendency to regain its original shape upon the removal of deforming force as compared to rubber, ठीक है सर। डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पर निर्भर करता है, कौन बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर, वैसे पूछता नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ने पर इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत समय लगेगा अपने दिमाग से इस मिसकंसेप्शन को निकालने के लिए कि भाई इलास्टिसिटी का मतलब वो खिंचने वाली चीज नहीं होती, टेम्परेचर बढ़ने पर इलास्टिसिटी कम होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दो चीजों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर और मटेरियल ऑफ नेचर, नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ मटेरियल में लिख देता हूं, नेचर ऑफ मटेरियल वुड बी बेटर, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है सर, डन। इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब लंबाई चौड़ाई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसा मैंने बोला मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई चौड़ाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो दो अलग अलग ब्लॉक्स ले लो, एक सिलेंड्रिकल ले लो, एक स्फीयरिकल ले लो, लंबाई चौड़ाई रेडियस सब अलग, लेकिन सेम मटेरियल के बने, तो उनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसी होगी, सेम। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे निर्भर नहीं करता, वो तो तापमान और नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए कोई और भी था स्क्रीनशॉट लेने का, ये वाला हो गया, ये तीसरी स्लाइड हो गई, ये देख लो, इस पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं लिख देता हूं, हायर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक द बॉडी विल बी, मोर इलास्टिक द बॉडी विल बी, जिसका मॉड्यूलस, मोर इलास्टिक द बॉडी, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, जिसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, वो बॉडी भी ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्ट्रेन वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं फिर अपन आगे। सर अब जब हमने तीन प्रकार के स्ट्रेस पढ़ लिए, तीन प्रकार के स्ट्रेन पढ़ लिए, तो क्यों ना हम तीन प्रकार के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़े। मैंने क्या बोला, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कि कोई मटेरियल अलग अलग केसेस में कैसे बिहेव करेगा, कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब अलोंग द लेंथ लग रहा है, टेंजेंशियली ये वॉल्यूमेट्रिकली ऐसे लग रहा है, चारों दिशाओं से टेंजेंशियली लग रहा है,
तो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा कौन बताता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस चैप्टर पे यानी इस टॉपिक पे, इलास्टिसिटी टॉपिक पे लोगों की पीएचडी हो जाती है। इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, ठीक है। हाँ सर, अब सुनो, मजाक नहीं कर रहा, सच बात है ये। आपको पता ना पीएचडी बहुत सारी चीजों में की जा सकती है। आप पीएचडी बोल लो या रिसर्च कर लो, कॉन्स्टेंटली मटेरियल्स पे रिसर्च चलती रहती है दुनिया में। अपने इच्छा के अनुसार हमें जो प्रॉपर्टीज पसंद हैं वो हमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल में डालनी है। जो हमको सही नहीं लगती प्रॉपर्टीज, वो हमें मटेरियल से वो प्रॉपर्टीज हटानी है। जैसे फोल्डिंग फोन्स आते हैं, आपको पता होगा सैमसंग वगैरह के और काफी सारे कंपनीज के फोल्डिंग फोन आते हैं। तो बेटा वो स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन जैसी नहीं, अपनी स्क्रीन तो चटक जाएगी फोल्ड होते ही। तो उस सैमसंग ने क्या किया, उस पर रिसर्च करी, साइंटिस्ट बकायदा हायर किए गए और उनकी आर&डी टीम में साइंटिस्ट फिजिसिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उनको उन्होंने टारगेट दिया कि भाई हमको फोल्डिंग स्क्रीन बनानी, ऐसा कोई मटेरियल लाओ जो हम फोल्डिंग स्क्रीन में लगा सकें। ठीक है, तो मैंने बोला ना दुनिया में हर समय बहुत सारी चीजों पे रिसर्च होती रहती है, जिसमें से एक है मटेरियल्स, उनकी इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो यंग्स मॉड्यूलस Y से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस बीटा बोल लो, B बोल लो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी मॉड्यूलस या शियर मॉड्यूलस एक ही बात है, कैपिटल G या ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये है लॉन्गिट्यूडनल वाला सीन, ये वॉल्यूमेट्रिक वाला सीन, ये शियर वाला सीन। देखो वाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ सर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, नीचे लेंथ थी वो ऊपर चली गई, यस सर। कंपेयरिंग विद द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, आपको फॉर्मूला आता है F बराबर kx, हाँ सर। तो किसी रॉड का हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ सकता है, कितनी अजीब बात है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, जैसे फॉर्मूला y बराबर FL बाय ax, अब हमने क्या किया, F को लिख दिया AYX बाई L, है ना। तो इसको कंपेयर किया हमने, ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना, AY बाय L इंटू एक्स, एक मिनट, AY बाय L इंटू एक्स। अरे यार फोर्स के टर्म्स में लिख दिया, इसको फोर्स के टर्म्स में लिख दिया, और फोर्स के टर्म्स में भी कैसे लिख दिया, समथिंग इनटू एक्स, जो फॉर्मूला होता है ना F बराबर kx वाला, हाँ सर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी रॉड का या किसी भी मटेरियल का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो कितना आ जाएगा AY बाय L। पूछ लेता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया कंपेयर करके, है ना। तो किसी भी रॉड का, किसी भी मटेरियल का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, यंग्स मॉड्यूलस Y है, उसका आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, कितना होगा AY बाय L। अब बात करते हैं, पहले एक बार रिजिडिटी की बात कर लेते हैं। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स बाय वो जिस फेस पे लगा रहे हो उसका एरिया, डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन फाई। शियर स्ट्रेन क्या था, X बाय L, L ऊपर चला गया, यस सर। बल्क मॉड्यूलस, ये तो शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बल्क मॉड्यूलस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये कैसे डिफाइन होता है, चेंज इन प्रेशर बाय नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। देखो मैं एक चीज लिख देता हूं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह का अभाव है, मैं आपको एक चीज बताऊं, तो डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V, ये माइनस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V, और ये V ऊपर चला जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस dP बाय dV, माइनस dP बाय dV इंटू V, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बल्क मॉड्यूलस को, ठीक है ना। डेल्टा की जगह D वाला हिसाब किताब भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो बल्क मॉड्यूलस होता है ना बेटा, और कंप्रेसिबिलिटी, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी में बोलूं कि वो हो जाएगा वन बाय कंप्रेसिबिलिटी के हो जाएगा 1 बाय बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर होता है सर, कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है सर, सॉलिड सबसे कम है, फिर लिक्विड, फिर गैस। कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड सबसे कम, लिक्विड उससे ज्यादा, फिर गैस, ये सर। अब क्योंकि आपने बताया कि बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, तो बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, तो बल्क मॉड्यूलस का जो ऑर्डर होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और ये साइन भी बदल दिया, हाँ सर। SLG मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के सबसे कम, फिर लिक्विड, फिर गैस। कंप्रेसिबिलिटी कौन कितना कंप्रेस किया जा सकता है, बल्क मॉड्यूलस एकदम उल्टा, उसका इनवर्स होता है, तो बल्क मॉड्यूलस सॉलिड का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज है जो पेपर में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है पेपर में पूछे जाने के। एक मिनट रुकना एक सेकेंड। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए
बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा पी। एडियाबेटिकली गामा पी, गामा पता है ना आपको, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हाँ सर। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए 0 बल्क मॉड्यूलस, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इन्फिनिटी। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कितनी हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर ठीक है, एक मिनट। ओके सर, ये आप वैल्यूज प्लीज याद रखें, ये पूछ सकता है। मैं हट रहा हूं साइड में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं, ओनली डिफाइंड फॉर, ये यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए डिफाइंड है, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, किसके लिए डिफाइंड है बेटा, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। और जो बल्क मॉड्यूलस है ये तीनों के लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, तीनों के लिए डिफाइंड है। यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी सी कम जगह है, डिफाइंड फॉर, एक काम करते हैं, छोड़ो पीछे लिख देंगे, जगह थोड़ी कम है ना यहाँ पे। कोई नहीं सर, जगह तो दिल में होती है। बल्क मॉड्यूलस, अच्छा वो तो लिख दिया, यंग्स मॉड्यूलस का और रिजिडिटी मॉड्यूलस का, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए डिफाइंड है। डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। ठीक है, पेपर में पूछ ले ऐसा कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो हर स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। सिर्फ एक ही ऐसा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है तीनों में से जो लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी डिफाइंड है, बाकी तो दोनों ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की, तो यहां पे देखें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पेपर में पूछ सकता है कि मान लीजिए दो रॉड्स है, सीरीज कंबाइन कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लिया है, यंग्स मॉड्यूलस y1 y2, लेंथ L1 L2, कंबाइन कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा, टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2। यंग्स मॉड्यूलस आपके पास हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा आपके पास, यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस, y इक्विवेलेंट, तो वो होगा L1 प्लस L2 बाय L1 बाय y1 प्लस L2 बाय y2। इसमें एक स्पेशल केस पूछ सकता है, क्या, अगर इफ L1 बराबर L2 हो जाए तो यंग्स मॉड्यूलस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सर ये आ जाएगा 2y1 y2 बाय y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 ये आ जाएगा अगर लेंथ भी बराबर होंगी तो। याद रख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लेंथ सेम लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग ले सकते हैं, कंबाइन कर दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया a1 प्लस a2, लेंथ उतनी रही, y इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, y1 a1 प्लस y2 a2 बाय a1 प्लस a2। इसमें स्पेशल केस क्या पूछ सकता है बेटा, इफ a1 बराबर a2, a1 और a2 बराबर हो जाएगा तो y इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज, यानी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे सर, बढ़िया टकाटक एकदम। इसका कुछ रह गया क्या स्क्रीनशॉट के लिए, एक मिनट ध्यान से देख लो भाई, अगर ये रह गया स्क्रीनशॉट के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है साहब। अपन चलते हैं आगे, आ जाओ भाई। तो अब यार यहाँ पे पूछ सकता है कुछ इस तरीके के सवाल कि टेंसाइल स्ट्रेस, ये हमने इस तरीके के सवाल अगर आपको याद हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किए थे। हाँ सर, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इस वायर में मैं टेंशन निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं सर। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और इस ब्लॉक को खींच रहा होगा आगे का टेंशन, तो इस पे टेंशन हो जाएगा स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन, और अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा, TS यानी टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। ठीक है सर, मान लो सर लिफ्ट वाला सवाल है, इस वायर में स्यूडो फोर्स से टेंशन निकाल ली m इंटू जी प्लस ए, उसको एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया तो टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। हाँ सर, टेंसाइल स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस यानी फोर्स जितना भी होगा तार में डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एनएलएम में हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालनी होती है तो उसके नीचे टोटल कितना मास होता है वो देखते हैं। इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, तो टोटल मास है m2m 3m 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 6m, तो टेंशन यहां पे हो जाएगी 6 mg। तो टेंसाइल स्ट्रेस यहां कितना आ गया, इस तार में 6 mg डिवाइड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वायर में टेंशन कितनी होगी, 2m 3m 5m, तो इस वायर में टेंशन हो गया 5 mg डिवाइड बाय इसका एरिया। इस वायर में टेंशन कितनी होगी, नीचे कितना मास है 3 mg डिवाइड बाय एरिया। आपको कभी भी टेंशन देखनी हो किसी पॉइंट पे तो देखो नीचे टोटल कितना मास है। तो इस तरीके के सवाल, एक झलक की कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। मैं आपको एक बात बताता हूं,
मान लीजिए वायर है, इसका खुद का ही वजन है और आपने इसको ऐसे हैंग कर दिया, तो ग्रेविटी इसको नीचे बुला रही है, अर्थ इसको नीचे बुला रही है, तो अपने मास की वजह से ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा, इलोंगेट होगा। तो वही चीज पूछ रहा है क्या, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्लास में इसका डेरिवेशन कराया जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लेके, है ना, हाँ सर, सेंटर ऑफ मास यहां लेके। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं बेटा, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला सर, इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, एम जी एल, एल हो गया टोटल लेंथ, मैं पहले ही बता दूं है ना, एल टोटल लेंथ है, y इसका यंग्स मॉड्यूलस है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एम जी एल बाय 2a या 2/a। डेंसिटी दे रखी हो तो डेंसिटी के टर्म्स में हो जाएगा, वैसे डेंसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ, तो आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर बाय 2y, ये याद रखें, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, तो मान लीजिए आप किसी रॉड को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उस पर कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में जो चेंज है वो डेल्टा एक्स है, तो ये डेरिवेशन है पूरा। आप याद रख सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल, ये पूरा डेरिवेशन है जो आपको क्लास में करवाया जाता है। अभी हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बच्चों को एक बहुत गलत फॉर्मूला याद होता है, क्या कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई लिख देता हूं मैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम नीचे जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तब आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो आप समझो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना, ठीक है सर। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, चलते अपन आगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस, यार नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो कोई बॉडी कितना, एक ऐसा स्ट्रेस जिसपे बॉडी टूट जाएगी, जिससे ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे तो बॉडी टूट जाएगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम से समझ में आ रहा है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई बॉडी झेल सकती है टूटने से पहले, मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग। हाँ सर, तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके कुछ और नाम भी हैं, ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, तो इसके दो नाम और हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल लो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोल लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल लो, एक ही बात है। ये किस चीज पर निर्भर करता है बेटा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, कान खोल के, टेंसाइल बोल रहा, सॉरी, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, शॉर्ट में अपन बोल लेते बीएस, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लंबाई चौड़ाई पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये कॉपर का ही है, कॉपर का ही है और ये भी कॉपर का है, सर लंबाई चौड़ाई ना जाने सब कुछ अलग अलग है, लेकिन बेटा ये दोनों कॉपर के हैं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसी हो जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी सेम, ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी सेम, क्यों, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे निर्भर नहीं करता है, लंबाई चौड़ाई पे, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो पेपर में पूछ सकता है कि दो अलग अलग शेप एंड साइज के आपको बॉडीज दे दी, मटेरियल सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा, ठीक है। दूसरी बात ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, सर ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ये वो फोर्स है जो फोर्स लगाने पर बॉडी ब्रेक कर जाएगी, या वो मैक्सिमम फोर्स जो बॉडी झेल सकती है टूटने से पहले, तो ब्रेकिंग फोर्स बराबर ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अब आप देखो कि ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड करता है, लंबाई चौड़ाई पे नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल। ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों चीजों में क्लैरिटी रखिएगा तो बढ़िया रहेगा हिसाब किताब। हाँ सर, ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो वो जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे। और सर ब्रेकिंग फोर्स हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करेगा। ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट,
कितनी मैक्सिमम लेंथ में किसी मटेरियल की, किसी वायर की, किसी रॉड की रख सकता हूं, अगर उसका मास है, मैं कितनी मैक्सिमम लेंथ रख सकता हूं कि वो अपनी वजन की वजह से जस्ट टूटने से बच जाए। मैक्सिमम लेंथ है कि बस इससे ज्यादा लेंथ रखी ना तो ये वायर अपने वजन की वजह से ही टूट जाएगा। इतनी भारी बॉडी है कि आपने उसको टांग दिया, हॉरिजॉन्टली रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे ग्रेविटी नॉर्मल कैंसिल आउट हो गए। आप समझना, अरे जमीन पे रखा हुआ है ना, लेकिन आपने इसको हैंग कर दिया। आपने क्या कर दिया बेटा, इसको आपने इसको हैंग कर दिया वर्टिकली, ऐसे आपने इसको हैंग कर दिया। तब क्या होगा, तब ग्रेविटी इसको क्या कर रही बेटा, खींच रही। ग्रेविटी क्या कर रही बेटा, इसको खींच रही है। तो इसकी मैक्सिमम लंबाई जो मैं रख सकता हूं कि बॉडी ना टूटे, ठीक है, तो वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये कौन है, ये BS कौन है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, ये कौन है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, ये हो गया डेंसिटी और ये हो गया G का वैल्यू। ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया कितना हो गया, ब्रेकिंग फोर्स, टेंशन जो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा, टोटल मास है नीचे mg। हाँ सर, तो अब आपने क्या किया, मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस सर। और वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ मैक्स, एरिया से एरिया कट गया, लेंथ मैक्स की वैल्यू होगी ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय ρg। ये सिंपल सा डेरिवेशन है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप याद रखें, ये मैक्सिमम लंबाई है जो मैं इस ऑब्जेक्ट की, इस रॉड की, इस वायर की रख सकता हूं कि बस इससे ज्यादा लेंथ रखी तो अपनी वजन की वजह से टूट जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे, पूछ सकता है बेटा पेपर में, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देखना बेटा बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक सवाल है, एक सवाल है, बोला जा रहा है अ रॉड हैविंग ब्रेकिंग फोर्स F इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक रॉड है जिसका ब्रेकिंग फोर्स कितना है, F इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। What will be its breaking force now? एक रॉड है, मान लो ये बोल दिया हमने, एक रॉड है, इसका ब्रेकिंग फोर्स F है, होगा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको मैंने इस कट इनटू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसका ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा, क्या लगता है, F/2, F, 2F, नन। सर यार दो हिस्सों में तोड़ दिया तो ब्रेकिंग फोर्स भी आधा हो जाना चाहिए। बेटा अभी मैंने तेरे को बताया था कि ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर तू इसके दो हिस्से कर भी देगा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो सेम रहेगा, तो एरिया तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम है, तो ब्रेकिंग फोर्स भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आंसर अभी भी क्या आ जाएगा बेटा, F आ जाएगा। पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब इसको मैं काट दूंगा तो मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर इसको मैं लेंथ के दो हिस्से कर दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उतना ही रहेगा, एरिया चेंज नहीं हुआ, तो ब्रेकिंग फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा, तो पहले भी F और बाद में भी F। हाँ सर ठीक है, पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं ऐसा सवाल, क्या भरोसा 2025 में क्या पूछ ले भाई। ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, सही बात है। हॉलो शाफ्ट, कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, डायरेक्ट जो ट्रू फॉल्स एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, क्लास में बताया जाता है। हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। अच्छा, पॉइजन रेशियो डिलीट हो चुका है ना, पॉइजन रेशियो डिलीट हो चुका है, और टॉर्जन वाले पे सवाल आते नहीं है। ठीक है, हॉलो शाफ्ट जो स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट, सुनने में कितना अजीब लगता है बट ये सत्य। हॉलो शाफ्ट, शाफ्ट मतलब रॉड बोलो, हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट। बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। ऐसी बॉडी, दो बॉडीज हैं, दोनों में मुझे सेम चेंज लाना है लेंथ में, लेकिन जिसमें सेम, दोनों में मान लो दो बॉडीज है एक मिनट सुनो, दो बॉडीज हैं, दोनों में लेंथ में सेम चेंज लाना है, दोनों में बॉडीज में, दोनों बॉडीज में लेंथ में सेम चेंज लाना है। तो जिसमें सेम चेंज, इसको भी मान लो 1 mm इसका लेंथ बढ़ाना है, इसका भी 1 mm लेंथ बढ़ाना है, तो 1 mm लेंथ बढ़ाने के लिए जिस बॉडी में मुझे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज्यादा इलास्टिक होगी। बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन डायमेंशन एंड लेंथ इज मोर इलास्टिक, और फॉर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी शोइंग मोर एलोंगेशन इज लेस इलास्टिक। समझो, अभी तक हम सेम डायमेंशन, सेम लंबाई चौड़ाई की, मतलब सेम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि इन दोनों बॉडीज में सेम डिफॉर्मेशन लाना है, तो जिस बॉडी के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम डिफॉर्मेशन के लिए वो ज्यादा इलास्टिक है। अब मैं बोलूं कि दोनों बॉडीज पे मैं सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो जो बॉडी ज्यादा इलोंगेट होगी वो कम इलास्टिक, और जो बॉडी कम इलोंगेट होगी वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ट्रू फॉल्स एजर्शन रीजन में पूछ सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं हट गया साइड में। अब हम चलते हैं इसके लास्ट सब टॉपिक की ओर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, यस सर, है ना। स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे, जीरो से शुरू हो रहा है। आप धीरे धीरे किसी बॉडी पे लोड लगाना शुरू कर रहे हो। जब आपने कोई लोड नहीं लगा रखा, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो कोई स्ट्रेन भी नहीं है। धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये पॉइंट है कौन सा होता है? हाँ सर, प्रोपोर्शनल लिमिट। याद है आपको हुक्स लॉ? ओ हाँ, हुक्स लॉ। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, आपने बताया भी था। टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो पॉइंट हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी आप ए तक लोड बढ़ाते जाओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जैसे आप ए से आगे बढ़े, जैसे आप ए से आगे बढ़े, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं रहेगा, वैसा कर्व हो जाएगा। तो देखो ओ ए क्या है? हुक्स लॉ ओबेड, यस सर। ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे होता है। ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसे ये ए से बी हिस्सा क्या है? ये देखो ए से बी, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर लोड इज रिमूव्ड। बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब आप लोड बढ़ाते जा रहे हो, 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 ए पॉइंट भी पार कर गए, बी तक भी आपको होश आ गया, बी तक भी इलास्टिक लिमिट तक भी आपने लोड हटा दिया, तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगी। लेकिन जैसी एज सून एज यू क्रॉस द पॉइंट बी, आप बी पॉइंट को, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हो, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो गोइंग बैक। आप बी पॉइंट के बाद जैसी जाओगे, बी पॉइंट के आगे जैसी जाओगे, देयर इज नो गोइंग बैक। अब भले आप लोड हटा भी दोगे, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ सर, याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाया तो था। ये जो इलाका है, ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। कौन सा रीजन? इलास्टिक रीजन, यहां लिख दे रहा हूं। और इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। कौन सा बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। बोलो बेटा, प्लास्टिक रीजन। ठीक है सर, मतलब कि बी पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया इलास्टिक लिमिट। हाँ सर, बियॉन्ड बी, बी के बियॉन्ड क्या होगा बेटा? बी के बियॉन्ड क्या होगा? बॉडी डजंट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन या शेप एंड साइज। और बियॉन्ड बी, बी के बियॉन्ड हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन है। बी से पहले इलास्टिक रीजन, बी के बाद इलास्टिक रीजन, बी हो गया इलास्टिक लिमिट। फिर आप धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, लोड बढ़ाते जा रहे हो, तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। सी पॉइंट तक पहुंचे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया, मतलब बॉडी अब कभी भी टूट सकती है। सी पॉइंट पे पहुंच गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बॉडी कभी भी किसी भी मतलब किसी भी पल टूट सकती है। तो सी क्या हो गया? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सर, सी के बियॉन्ड, यहां पे लिखा फ्लूइड रीजन, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है फ्लूइड रीजन। फ्लूइड रीजन मतलब देखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पहुंच गए ना, अब आप भले लोड कम भी कर लो, देखो यहां पे स्ट्रेस कम भी हो रहा है तब भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। सी जो पॉइंट है, सी के बाद अब आपने लोड हटा भी दिया, स्ट्रेस कम भी हो रहा है तब भी स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा भी नहीं रहे हो, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब बॉडी अब खिंचती जा रही है और कभी भी टूट जाएगी, इसलिए उसको फ्लूइड रीजन बोला है। और अल्टीमेटली फाइनली सी के बाद आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट डी, जिसपे बॉडी फ्रैक्चर कर जाएगी। बियॉन्ड सी लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन फॉर अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स। सी के बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद आप स्ट्रेस लगाओ भी मत, हटाओ या इतना सा भी लगाओ, उसके एवज में इतना सारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा एकदम, मतलब फ्लूइड रीजन, मतलब जैसे फ्लूइड बहता ना, बिल्कुल बॉडी वैसे खिंचती चली जाएगी और बस डी पे आके क्या हो जाएगी? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट यानी फ्रैक्चर अकर्स, है ना। तो ये डायग्राम, इसमें क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये थीटा दे देगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? ए पॉइंट तक। क्या बी तक, ए से बी में हुक्स लॉ वैलिड है? नहीं, सिर्फ ए तक है। बी है इलास्टिक लिमिट, बी तक आप लोड हटा भी दोगे तो बॉडी ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेगी, बी के बाद नहीं करेगी। बी ये इससे पहले है इलास्टिक रीजन, बी के बाद है प्लास्टिक रीजन। फिर ये हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, प्लास्टिक रीजन यहां पे लिखा हुआ भी है, और डी हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर इलास्टोमर, जैसे कि रबर, जो कि हुक्स लॉ भी नहीं करते, जैसे कि रबर, उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है। डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स और डिपिक्ट्स द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर रबर और इलास्टोमर्स। इस प्रकार से आएगा, डायरेक्ट आप याद रख सकते। ठीक है, मैं हट गया साइड में, देख लीजिए इसको। ठीक है सर, आगे बढ़ो।
डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मतलब हमने पढ़ा था ना, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मतलब कोई वायर आप उसको, कोई मटेरियल है आप उसको खींच के उसका तार बना सकते हो, इतना खिंच जाता है। डक्टाइल मतलब बहुत जो खिंच जाएगा। और ब्रिटल जैसे चौक हो गई, ब्रिटल क्या हो गई, जैसे चौक हो गई, चौक को थोड़ा सा भी खींचोगे ना टूट जाएगा, ब्रिटल है ना। तो आप देखो कि डक्टाइल मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, क्यों, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। और ब्रिटल मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है। ये देखो, ये प्लास्टिक रीजन डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, यस सर, लेकिन ब्रिटल मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है। तो पेपर में बोल देगा, ऐसा कुछ ग्राफ दे देगा इसके लिए या इसके लिए, बोलेगा कौन सा मटेरियल बताओ, या मटेरियल दे देगा और बोलेगा ग्राफ बताओ। तो डक्टाइल के लिए प्लास्टिक रीजन ज्यादा क्योंकि खींचेगा खूब, और ब्रिटल के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत कम, जल्दी टूट जाएगा। प्लास्टिक रीजन इज लार्ज फॉर डक्टाइल मटेरियल्स एंड स्मॉलर फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। हाँ सर, देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर इसका माइंड मैप कर लिया है फिनिश। बहुत स्कोरिंग है, देखना 2023 में 24 में क्या सवाल आए थे। 2023 में पता है क्या पूछा था आपको, फोर्स दे दिया, डब्ल्यू एरिया दे दिया, पूछ रहा है स्ट्रेस बताओ, डब्ल्यू बाय। 2024 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया, यंग्स मॉड्यूलस होता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एफ बाई ए डेल्टा एल बाय, उस पर सवाल आया, देखना आप आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आज का माइंड मैप भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, बाकी माइंड मैप्स की तरह। मैं आपसे मिलूंगा बेटा अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।